मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, इन महापुरुषों की शिक्षा से प्रेरित होकर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हो रहा कार्य। मुख्यमंत्री ने 2027 के अंत तक यमुना को स्वच्छ बनाने का रखा लक्ष्य। कहा, नदी में ना गिरे गंदे पानी की एक भी बूंद। तैयार करवाए जा रहे 11 नए एसटीपी। प्रदेश में तेज हुई स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया। अंबाला, पंचकूला तथा सोनीपत नगर निगम में मेयर के लिए भाजपा व कांग्रेस ने उतारे अपने प्रत्याशी। और हरियाणा में निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का होगा विस्तार। सरकार ने 3 और मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं प्रदान करने को दी मंजूरी। पीपीपी मॉडल पर जल्द शुरू होगा डायलिसिस। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और ज्योतिराव फूले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के जरिए समाज को नई दिशा दी। उनके विचारों को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर व्यवहार और नीतियों में उतारना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों महापुरुषों का जीवन वंचित वर्गों की ही नहीं बल्कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी समर्पित था। इसी से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई। सुविधा मिली है, उस योजना सुविधा में बाबा साहिब की मूर्ति झलकती है। साथियों, इस प्रकार की योजनाएं ये हमारी सरकार निरंतर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, बाबा साहिब का वो सपना है जिसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फुले का वो सपना है जिस सपने को पूरा करने का काम साथियों नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने आयुष्मान चिरायु योजना को लागू किया है। उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को एक उसका हौसला बढ़ाने का काम, उसको इस बात का विश्वास है कि मुझे अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मुझे इलाज के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे वर्गों को प्रथम पद और द्वितीय श्रेणी के पदों में भी 20% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार वंचित वर्गों के उत्थान और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गरीब व्यक्ति को शिक्षित और उसको आगे बढ़ाया जा सके और साथियों कठिन परिस्थितियों में भी कैसे सफलता हासिल की जा सकती है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से साथियों हमें सीख मिलती है। जो सपना साथियों महात्मा ज्योतिबा फूले ने देखा था, जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, साथियों यदि हमने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें साथियों फूले जी से समाज सेवा कैसे होती है उनके जीवन से साथियों हमें सीखने की आवश्यकता है। अपनी सफलता को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को हमें देखना होगा, उसे पढ़ना होगा और उस जीवन को अपने जीवन में उतारना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2027 के अंत तक यमुना में गंदे पानी की एक भी बूंद ना गिरे। वे आज सचिवालय में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि यमुना में जाने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए यमुना कैचमेंट एरिया में 1543 MLD क्षमता के 91 STP संचालित है और 11 नए STP तैयार हो रहे हैं। इससे पानी को प्रोसेस कर शुद्ध करने की क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना तक जाने वाली सभी 11 प्रमुख ड्रेनेज पर सामान्य अपशिष्ट उपचार केंद्र लगाए जाएं ताकि उद्योगों से निकलने वाले पानी की हर बूंद
प्रोसेस होकर ही यमुना नदी में जाए। उन्होंने बताया कि यमुना कैचमेंट एरिया में 147 MLD क्षमता के 8 नए CETP लगाए जाएंगे। इनमें से 3 फरीदाबाद और गुरुग्राम में लगेंगे। पानीपत और सोनीपत में एक CETP लगाया जाएगा। इसके अलावा यमुनानगर के परवालू में 19.5 MLD के एक संयंत्र का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान उन्होंने संयंत्रों के लिए जमीन अधिग्रहण व अन्य निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से वीसी के जरिए नीट यानी कि यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के निर्देश भी दिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। प्रदेश भर में परीक्षा के लिए 175 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 65,300 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों के निकट अभिभावकों के ठहरने और पार्किंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचाने के लिए डायल 112 सेवा का भी उपयोग किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इस दौरान यह भी बताया गया कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था को दोगुना किया गया है तथा पुरुष और महिला परीक्षार्थियों के लिए अलग अलग जांच काउंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक 100 परीक्षार्थियों पर एक सुरक्षा जांच काउंटर तथा 48 पर एक बायोमेट्रिक उपकरण लगाया जाएगा। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए आज भाजपा की मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज, रणबीर गंगवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित सांसद कार्तिकेय शर्मा, पूर्व मंत्री असीम गोयल मौजूद रहे। नामांकन से पहले शहर में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए नेताओं ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों को जनता के सामने रखा और दावा किया कि निकाय चुनाव में पार्टी को भारी समर्थन मिलेगा और रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा कि जनता विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी। चुनाव प्रभारी रणवीर गंगवा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरा है और हर वार्ड में भाजपा का परचम लहराएगा। आज अम्बाला में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अक्षिता सैनी जी, जो मेयर पद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, उनका नॉमिनेशन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, जैसे हरियाणा में बड़े मार्जिन सरकार बनी, इसी तरह से अम्बाला के अंदर भी निश्चित तौर पर अक्षिता जी एक अच्छे मार्जिन के साथ और 20 के 20 हमारे काउंसलर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बड़े अंतर से हम ये चुनाव जीतेंगे। हमारे मेयर पद के उम्मीदवार भी सारे के सारे 20 के 20 पार्षद हमारे यहाँ से जीत करके आएंगे। मैं विशेष तौर से धन्यवाद करूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में शिक्षा साहब का, कि जो विशेष तौर से आज यहाँ हमारे जो मेयर और पार्षदों के जो उम्मीदवार है उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत में एक तरफा जीत का दावा करते हुए कहा कि अक्षिता सैनी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करके यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। मरवाया गया है और इस आशीष के साथ मरवाया गया है कि वो भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और वो लहर का हिस्सा अम्बाला नगर निगम के लोगों तक भी पहुंचे। उसके लिए आवश्यक है कि तीनों जगह पर एक ही विचारधारा की पार्टी के लोग विजयी हों। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे इस मेयर पद के लिए पद मिला है। मैं नगर निगम के अंदर में काम कर चुकी हूँ। सारे सिस्टम को मुझे पता है। उस सिस्टम को समझ के सारे परेशानी को दूर करूंगी।
पंचकुला नगर निगम में मेयर पद के कांग्रेस की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने आज अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और विधायक चंद्रमोहन मौजूद रहे। इस मौके पर राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की है। हरियाणा में 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका है। उनमें से 5 में से 4 पर महिला प्रत्याशी हैं। इससे पार्टी ने महिलाओं के प्रति अपने सम्मान को प्रकट किया है। उन्होंने प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को साफ और ईमानदार छवि का बताते हुए जीत का दावा भी किया। जहां पूरे हरियाणा में 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 1 नगर पालिका है, उसमें से 5 में से 4 महिलाओं को टिकट देकर कांग्रेस ने साबित किया है कि महिला का कितना सम्मान करते हैं। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, साथियों में, लोगों में भारी उत्साह है। और हमने सोनीपत में फॉर्म भरवाया परसों, कल हमने अम्बाला में, आज हमने पंचकुला में। यहाँ आपके सामने हमारी प्रत्याशी, मुझे भारी इस बार खुशी है कि 36वीं बिरादरी के लोगों ने और सर्वसम्मति से सभी ने इनके नाम का समर्थन किया। बहुत ही सफल महिला अध्यक्ष रही है और यहाँ की रहने वाली पंचकुला की और सबकी एक ही आवाज थी कि सुधा भारद्वाज जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाए मेयर, और पार्टी ने उनका चयन किया है। हमें बहुत खुशी है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। पंचकुला में भाजपा के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं मौजूद रहे। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए कहा कि वे हर सीट पर कमल का फूल खिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाएंगे। आज पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता श्यामलाल बंसल सहित 20 पार्षदों ने नामांकन किया है। वे कई वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के समय आने पर हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में साथियों और हर व्यक्ति के सम्मान को लेकर के काम कर रही है। विकास को 3 गुना गति से बढ़ाने की जिम्मेवारी ये हमारी डबल इंजन सरकार की है। मैं चाहूंगा, मैं पंचकुला के लोगों से, अम्बाला के लोगों से, सोनीपत के लोगों से, रेवाड़ी के लोगों से और धारूहेड़ा के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक मुश्त होकर के कमल का फूल खिलाने का काम करें। विकास की गति को बढ़ाना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। इसी सिलसिले में सोनीपत नगर निगम में मेयर के लिए भाजपा प्रत्याशी राजीव जैन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस पहले पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक नामांकन स्थल पर उनके साथ पहुंचे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, विधायक निखिल मदान और देवेंद्र कादियान भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने दावा किया कि निकाय चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि सोनीपत में न केवल मेयर पद बल्कि सभी वार्डों में भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और सोनीपत में विकास की रफ्तार और तेज की जाएगी। भाई राजीव जैन जी ने आज नॉमिनेशन किया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेके आज हवन यज्ञ करके और पूरे बाजार के अंदर भव्य स्वागत मार्केटों के अंदर हुआ है। अलग अलग मार्केटों ने भव्य स्वागत किया है और जिस प्रकार का उत्साह, जोश और जो वातावरण देखने को मिला, एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी का इस निकाय चुनाव 2026 में भाई राजीव जैन के जैसे ही उम्मीदवार का चयन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद अलग ही जोश सोनीपत में देखने को मिला है। और आज दूसरी बार फिर से इस 2026 के चुनाव में 10 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर भाई राजीव जैन जी को चुनने का काम सोनीपत की जनता करेगी। उधर मेयर प्रत्याशी राजीव जैन ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि सोनीपत की जनता विकास, पारदर्शिता और सुशासन के आधार पर भाजपा को समर्थन देगी। कमान का धन्यवाद करता हूं और आज दोबारा से मुझे प्रत्याशी बनाया है। नामांकन दाखिल किया गया है और नामांकन के दौरान जो है शहर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, फूलों की वर्षा से स्वागत किया है,
दुकानदारों ने दुकानों से बाहर निकल कर जो है आशीर्वाद दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में जनता ने एक तरफा जीत जो है कमल का फूल खिलाने का काम किया था, इस बार भी जनता 9 महीने के कार्यकाल को देखते हुए जिस तरह से 24 घंटे जो है शहर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है और बहुत ज्यादा मतों से कमल का फूल जो है इस बार सोनीपत नगर निगम में अवश्य खिलेगा और हमारे 22 के 22 जो है पार्षद जीत कर जो है जाएंगे। प्रदेश को अपना सूचना आयुक्त मिल गया है। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज चंडीगढ़ स्थित लोक भवन में वरिष्ठ पत्रकार अजय सूरा को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद और निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अजय सूरा को उनकी नई भूमिका और जिम्मेदारी संभालने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पीजीआई चंडीगढ़ अपना 39वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है, जहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 550 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इस दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लाल ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि मेडिकल जगत में पीजीआई की डिग्री एक विशेष सम्मान के रूप में जानी जाती है, जिसे ये मेधावी छात्र अपनी मेहनत के दम पर हासिल करेंगे। पीजीआई के छात्र आज दुनिया भर में संस्थान का नाम ऊंचा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये केवल दीक्षांत समारोह ही नहीं, बल्कि यहीं से संस्थान में आधुनिक सुविधाओं का नया अध्याय भी शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर पीजीआई में हेल्थ सेंटर, मेडिकल म्यूजियम का उद्घाटन और आई डिपार्टमेंट का विस्तार भी किया जाएगा। विनोद पॉल, मेंबर ऑफ नीति आयोग, is also the guest of honor. I am grateful to both of them. 550 डॉक्टर्स को अपनी डिग्रीज मिलेगी. Each of them is brilliant and they will be blessed to get the degrees from the honorable health minister and the guest of honor. So I think वो patient care के लिए it will be a huge boost. And again I thank my ministry for having gone out of the way and the Chandigarh administration for having helped us in commissioning everything on time. It's a new I would say initiative. The medical museum and the other thing is cardiac emergency. Now we have started the cardiac emergency. अब जो पेशेंट हार्ट अटैक आता है वो सीधा कार्डियक इमरजेंसी में आता है। उससे मरीज को सहूलियत ज्यादा, टाइम कम लगता है, इमीडिएटली जो जरूरत है स्टेंटिंग वगैरह इमीडिएटली अंडर आयुष्मान हो जाती है। अब पीजीआई में हार्ट अटैक के मरीजों को बिना समय गंवाए तत्काल इलाज मिलेगा। वहीं डॉक्टर राजेश विजय ने बताया कि कार्डियक इमरजेंसी खुलने से अन्य हॉस्पिटल की इमरजेंसी पर बोझ कम होगा। कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए अब इमरजेंसी में पहले से ज्यादा मेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान की फार्मेसी ड्राइव से मरीजों को सस्ती और सुलभ दवाओं का लाभ भी मिल रहा है। उसका इम्प्रूवमेंट हो और हम अर्जेंट और इमरजेंट सर्विसेज जो नीडी पेशेंट हैं, जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उनको हम दे सकेंगे। हार्ट अटैक के पेशेंट में टाइमली मैनेजमेंट के लिए एक रूल ऑफ गोल्डन आवर है कि आप 2 घंटे में उसका इलाज चालू कर दें। तो वो जो 2 घंटे का टाइम है उसमें हम कुछ हद तक बचत कर सकते हैं, उसको कर्टेल कर सकते हैं। अगर टाइमली पेशेंट आ जाता है तो वो इमरजेंट ट्रीटमेंट हम कार्डियक सेंटर में दे सकते हैं। प्रदेश में निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने महर्षि चयवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास नारनौल और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज छायनसा फरीदाबाद में इन सेवाओं को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में इसकी घोषणा की थी। छायनसा और कोरियावास के मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल के तहत 2 सप्ताह के भीतर डायलिसिस सेवाएं प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। अब तक राज्य के 22 संस्थानों में से 2,60,000 से अधिक डायलिसिस सत्र संचालित किए जा चुके हैं, जिन पर 57 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। इस विस्तार से ग्रामीण और छोटे शहरों के मरीजों को लाभ मिलेगा और इलाज के लिए उनकी प्रतीक्षा समय में कमी आएगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने फरीदाबाद में प्रेस वार्ता कर कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना समय की जरूरत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम
इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं को अधिक अधिकार और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को राजनीति में उचित भागीदारी मिलना उनका अधिकार है और भाजपा इस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता भी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए आगे भी सार्थक पहल जारी रहेगी। पढ़नी चाहिए। इसके लिए जो पक्ष ने 16 तारीख को बिल को पास कराने के अड़ंगे अड़ाए हैं और बिल पास नहीं करने, जो उनकी मानसिकता शुरू से ही है कि नारियों को बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए और जब मिले तो उसमें अड़ंगा अड़ाना चाहिए। क्योंकि हर बार का प्रयास देखेगा आप 2010 में मुलायम सिंह ने फाड़ दिया था, उससे पहले भी अनेकों बार प्रयास किए गए। आज मोदी जी का कमिटमेंट है कि महिलाओं पे कुछ भागीदारी देना कोई उपकार नहीं है, उनकी जनसंख्या भी है, समस्याओं का समाधान अगर वो खुद करें, खुद कानून बनाएंगे तो उनको एक गर्व महसूस होगा। इसलिए मोदी जी का सबके साथ सबका विकास और महिलाओं को आगे बढ़ाने का ये लगातार काम बढ़ रहा है। उसी के तहत जो कांग्रेस और अनेक राजनीतिक दलों ने काम किया है उसके विरोध में रेस भी कर रहे हैं और आंदोलनकारी तरीके से हम उसको जनता तक लेके जाने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पलवल में प्रदर्शन करते हुए विरोध में पुतला दहन किया। कार्यक्रम में फरीदाबाद की मेयर परवीन बत्रा, जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महिला अधिकारों के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान परवीन बत्रा ने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। न सिर्फ वो सरकार की या किसी पार्टी विशेष की, किसी जाति वर्ग की, जो कि 48.5% है, उन सभी को 33% का आरक्षण दिया जाए। आरक्षण के तहत सभी बहनों का हक है कि वो घर से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचे। उसी के मद्देनजर जो 33% आरक्षण अधिनियम को लागू करने का उनका एक विचार था, एक नियम अधिनियम को लेकर उन्होंने एक विचार जो रखा, उसके तहत सभी बहनों ने उनका अभिवादन किया, धन्यवाद किया। लेकिन इस दिवस को एक काला दिवस बना दिया गया विपक्ष के द्वारा, जो कि 33% आरक्षण बिल पर जो कि राष्ट्र की एक मोहर लगाकर इतिहास के साक्षी हम सभी बहनों को एक सुअवसर मिला था। वो हमारी कम से कम 70 करोड़ बहनों के जो सपनों पर आघात हुआ है, उसका हम विरोध करते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा ने जींद में संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और संत निरंकारी मिशन मानव कल्याण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। डॉक्टर मिड्ढा ने कहा कि मिशन सफाई अभियान, रक्तदान शिविर और जनसेवा जैसी गतिविधियों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। उन्होंने लोगों से अधिक रक्तदान करने की अपील की। निरंकारी जो मिशन है ये बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा एक मिशन है जो सामाजिक कार्य में और देश के लिए कहीं ना कहीं देश में कोई विपदा आती है तो उस प्रकार से कार्य करने का काम करते हैं और समाज के अंदर तो हमेशा ही जुड़े हो, चाहे वो सफाई का विषय हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या कहीं पर वाटर कूलर लगाना, हर तरह से सहयोग की कामना जहाँ सरकारें अपना काम करती है वहाँ ये धार्मिक मिशन जो है ये भी अपना काम करती है। इस कार्यक्रम में रक्तदाताओं ने भी रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे जीवन बचाने वाला कार्य बताया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया। ये लेडीज भी अगर रक्तदान करती है तो उसके शरीर में या बॉडी में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ जब ब्लड देने के बाद हमें जो रिफ्रेशमेंट दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्लड कंप्लीट हो जाता है। तो दासी का मानना है कि दासी भी ब्लड देती है हर 3 महीने के बाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लड कैंप हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का भी संदेश है कि जो ये ब्लड है ये इंसान की नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। यही संदेश देना चाहेगी कि सभी नारी शक्ति को भी इसी ब्लड कैंप में आगे बढ़कर आना चाहिए। आज हमारे ब्लड कैंप को 40 इयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और सभी बहनें बढ़ चढ़कर ब्लड में योगदान दें। सतगुरु की बड़ी कृपा है कि हम
फतेहाबाद के गांव मामूपुर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जिला उपायुक्त विवेक भारती और पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा कि सरकार इसके माध्यम से शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निपटान पर जोर दे रही है। प्रशासन का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है। फैमिली आईडी की थी और उसके लिए यही कहा गया है कि मंडे को एक कैंप लगाकर उसमें जो भी हमारे DSW और ग्रिड विभाग के लोग हैं वो यहाँ कैंप लगा लेंगे और जो भी समस्याएं हैं मौके पे समाधान करेंगे। अगर कोई हेडक्वार्टर की समस्या है तो उसके लिए हम ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस करें। कोई नहीं है वो वहाँ भी हम समस्याएं सुन भी रहे हैं, समाधान शिविर लग रहे हैं सब डिवीजन लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। तो किसी को कोई भी इस तरह की समस्या है तो वो हम उसको देर एंड देर एड्रेस भी करें। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति को लेकर जागरूक करते हुए कहा कि गांव में नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रशासन और पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। यही रिक्वेस्ट रहेगा एज पुलिस अधीक्षक फतेहाबाद के रूप में कि सभी गांववासी अपने बच्चों से संपर्क बनाए रखें, अपने बच्चों से बात करें। यदि लग रहा है कि जी मेरा बच्चा शायद गलत संगति में पड़ रहा है, नशे ऐसे बच्चों के साथ संगति हो रही है जो लोग नशा करते हैं, और हम उनकी मदद करेंगे कि वो नशे के चंगुल से बाहर निकले, उनको हम उपचार करवाएंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ की ओर से हिसार के मुख्य डाकघर में मोबाइल पासपोर्ट वैन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 20 अप्रैल से शुरू हुई यह सुविधा 1 मई तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पोस्ट मास्टर रवि शर्मा ने बताया कि वैन के माध्यम से पासपोर्ट नवीनीकरण, नया पासपोर्ट बनाने और अन्य संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। रोजाना करीब 50 आवेदक इसका लाभ उठा रहे हैं, जिससे पेंडेंसी कम हो रही है और लोगों को तेजी से सुविधा मिल रही है। जनता के लिए पासपोर्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ के कारण लगाई गई है। ये 20 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेगी। ये सुबह रोजाना 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक कार्य करेगी। इसके अलग ही टोकन रहेंगे और ये कोई भी हिसार का जो नागरिक है जिन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो अब पोस्ट ऑफिस के अंदर आके, पोस्ट ऑफिस में पीछे की तरफ पासपोर्ट वैन लगाई गई है, अपने पासपोर्ट रिन्यू करवा सकता है, नए बनवा सकता है या कोई एक्सटेंड करवा सकता है। सर काफ़ी अच्छा रुझान हमारे को देखने को मिल रहा है। अभी रोजाना पासपोर्ट वैन के अंदर 50 पासपोर्ट अपडेट हो रहे हैं। लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और लोग इससे बड़े खुश हैं कि जो पेंडेंसी थी वो समाप्त हो रही है और लोगों का नंबर जल्दी आ रहा है, उनका कार्य जल्दी हो रहा है। मैं हिसार की जनता से निवेदन करूंगा जिन्होंने भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो अपना रोजाना समय पे आएँ और अपने पासपोर्ट सेवाओं का लाभ उठाएं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मोबाइल वैन से अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है और अब पासपोर्ट सेवाओं के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। ऐसे और भी शिविर आयोजित होने चाहिए। मैं यहाँ पासपोर्ट बनवाने आया हूँ और जो ये वैन वाली सुविधा है ना तो ये बहुत बढ़िया है। तो पहले 1 महीना लगता था अपॉइंटमेंट लेते तो अब 2-3 दिन में मिल जाती है अपॉइंटमेंट। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये वैन की फैसिलिटी जो दी गई है इसमें तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाता है, पहले बाहर जाना पड़ता था। ये फैसिलिटी अच्छी है। इस सुविधा को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीआर में वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी के लिए 23 नए यंत्र स्थापित किए जाएंगे। एनसीआर में हवा की सटीक निगरानी के लिए यंत्रों की संख्या 29 से बढ़ाकर 52 की जाएगी। इसके लिए अगले महीने टेंडर जारी होंगे। साथ ही प्रदेश में चलने वाली कैब एवं राइड शेयरिंग सेवाओं को विनियमित करने के लिए जल्द ही एग्रीगेटर पॉलिसी लाई जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। इस बैठक में प्रदूषण में
30 से 35% तक कमी लाने के लक्ष्य के साथ ही बहुक्षेत्रीय कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्य पूरा होने तक की एक कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। इसके अलावा नया सफर योजना के तहत लगभग 1.9 लाख पुराने ट्रकों को और 16,000 बसों को हटाकर BS6 CNG एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जाएगा। योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन तथा टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।